कसूर मेरा है, शुगर कोटेड लीडर। मैं पाकिस्तान का एक लीडर हूँ। मैं सबसे यही कहता हूँ कि तुम सब अपनी मंजिल का फासला हक व इंसाफ से खुद तय करने की बजाय मुल्क की बागडोर मेरे हाथ में हमेशा की तरह दिए रखो, वरना। एक दानिश्वर की नज़र में पाकिस्तान में अच्छे रहनुमा भी हैं, जिनकी दानिश्त में पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाने के लिए सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है सच्चे और मोहब्बत करने वाले लीडर्स। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे जैसे चंद सियासी और गैर सियासी रहनुमा अवाम को एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अपने मकासद हासिल करने के लिए कभी सच और कभी झूठ का सहारा लेते हैं, और उनके नफ्सियात और जज्बात से खेलते हुए हर वो वादा करते हैं जो कि अवाम के दिल की आवाज़ होता है। उन तमाम सुहाने जज्बाती वादों की वजह से अवाम हमें अपना मसीहत समझने लगते हैं और वोट की सूरत में अपनी हमायत दे देते हैं। फिर जब अवाम के वादों की तकमील का वक्त आता है तो हम अवाम के साथ साथ अपने उन वादों को भी कूड़ेदान में फेंक कर और आंखें माथे पर रख कर आगे बढ़ जाते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा ही अवाम की हड्डियां पिघलाने वाला बेहिस लेकिन शुगर कोटेड लीडर हूँ कि जहाँ भी अपनी करप्शन पर पकड़ा गया तो एक आसान रास्ता लिया और पतली गली से निकल लिया, और अवाम की नज़रों में वाज़ेह तौर पर मेरे जैसे ही लोग हैं कि जिनके बारे में आखिरकार अवाम यही कहते हैं कि भाड़ में जाओ। लेकिन जब मैं अपनी चालाकी से एक नए बेस और नए पैंतरे में किसी दूसरे कुछारनुमा प्लेटफॉर्म से उनके सामने वापस आता हूँ तो वो मुझे दूध का धुला हुआ समझकर और मेरी तमाम जहरीली फुनकारों को भूल कर एक बार फिर मुझ पर एतबार कर लेते हैं। एक पाकिस्तानी दानिश्वर की नज़र में गलती पर कौन है? सब जानते हैं कि बुनियादी गलती ताकतवर हलकों या सियासतदानों की तरफ से है। मेरा मानना है कि इन गलतियों समेत हर चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है अगर आम लोग इज्तिमाई तौर पर ज़िंदगी के हर मामला में और किसी भी किस्म की अवामी या दफ्तरी अदालत में अभी से किसी भी दूसरे शख्स की मदद का इंतज़ार किए बगैर सच बोलने का वादा कर लें। अगर सिर्फ एक या दो अफराद ही ऐसा करते हैं तो जाहिर है उनके इर्द गिर्द झूठ बोलने वाले लोग ज़्यादा होंगे और वो उन हालात में ज़्यादा आगे नहीं चल पाएंगे। लिहाजा सच बोलते वक्त आपका बहुत मोहतात होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका सच बहुत से लोगों के लिए परेशानी का बायस बन सकता है। नाकामियों का हल: 1. आप जो काम करते हैं, आप जो कुछ कहते हैं और जिस सतह पर आप लोगों से लेन देन करते हैं, इसमें फ़िलहाल इस आखिरी हद तक सच बोलें कि जिससे आपका रोज़गार ख़त्म होने का ख़तरा ना हो। 2. आपकी सियासी वफ़ादारियाँ कहीं भी हों, सिर्फ इतना याद रखें कि आपने किसी भी रहनुमा या सरबराह की गलत बात को बबांगे दोहल गलत ही कहना है। 3. फ़िक्र पर मबनी ऑनलाइन ग्रुप्स में वक्त सर्फ करें, अपना पैगाम लिखें या रिकॉर्ड करें और सिर्फ एक ही चीज़ की तबलीग करें, सच या मोहब्बत। अगर ऐसा कोई ग्रुप नहीं तो खुद बनाएं। 4. जब एक दफ़ा आपने सच बोलना शुरू कर दिया तो हमारे कारोबार, सियासत, मामलात, रहनुमाओं, असातिज़ा, मुबल्लिगीन, मज़हब, तल्लुकात, महकमों, अदलिया और लोगों के दिमागों से आइंदा 1-2 साल में बददियानती ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क और काबिल तक़लीद मुईशत बन जाएगा, क्योंकि सच की अपनी ही खुफिया बरक़ात होती हैं। याद रखें, आपने सिर्फ सच कहना है। सच और मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल लागू करना ज़रूरी है, ना कि इसको अचानक और फ़ौरन लागू किया जाए। इसकी वजह यह है कि आपके इर्द गिर्द ज़्यादातर कमज़ोर लोग हैं। अगर आप सच के सफ़र पर अकेले होंगे तो गलत लोग तादाद में ज़्यादा होने की वजह से आपको कुचल डालेंगे। मगरब की निशाते सानिया हो, सनती इनकलाब हो, जर्मनों या जापानियों का पुख्ता इरादा, चीन का इस्लाहाती एजेंडा या यहूदियों की इल्यूमिनाटी या ज़ायोनिस्ट तहरीकें, हर एक का मकसद अपनी अपनी कौम, ग्रुप या मुल्क को आगे लेकर जाना था, और वो ऐसा करने में सिर्फ इसलिए कामयाब रहे क्योंकि उन्होंने कम अज़ कम अपनी अक़वाम के साथ मुखलिसी बरती। आज पूरी दुनिया में सिर्फ वही कौमें आगे हैं जिन्होंने अपने लोगों और अपनी कौम में इंसाफ राइज किया। मुसलमान हुक्मरान भी उसी वक्त आगे थे जब तक वो अपने अवाम के साथ इंसाफ करते थे, उनके दुखों को अपना दुख समझते थे और उन्हें इंसाफ देते थे। उनकी अदालतों में वाकई इंसाफ होता था और उनके इंसाफ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था।
رہنماؤں کے سر انصاف پر قربان ہونے اور کٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ عمر بن خطاب، عمر بن عبدالعزیز، حسین بن علی اور ہزاروں دوسری مثالیں تاریخ میں رقم ہو چکی ہیں۔ پاکستانی ناخداؤ، ڈرو اس وقت سے کہ جب دنیا کے موجودہ ناخدا ہم سب کے جسموں میں ایک انتہائی چھوٹی سی اور سوئی کے نکے سے بھی باریک RFID مائکرو چپ کسی بھی بہانے سے ڈال دیں گے، یا پھر کسی خاص کنٹرولڈ فریکوینسی والی وائبریشن پر ہمارے دماغوں کو سیٹ کر دیں گے، اور پھر ہمارا تحت الشعور دماغ بھی ان کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد کون سا مذہب، کون سی قوم، کون سے فرقے اور کون سا ملک؟ اس وقت کے آنے سے پہلے اے پاکستانیوں، سب فرقہ بندیاں، اختلافات اور لڑائیاں چھوڑ کر اکٹھے ہو جاؤ، کیونکہ اس کے بعد تمہارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں تو صرف حکومت ہی نہ کریں، بلکہ اپنی منزل کے تمام فاصلے حق، انصاف اور عوام کو کوانٹم لیول جدید تعلیم دے کر خود طے کریں۔ اس دانشور کی نظروں میں تو ملک کی بربادی کا قصور صرف میرا ہی ہے، لیکن مجھ جیسے دودھ کے دھلے شوگر کوٹڈ لیڈر کی موجودگی میں ایسے دانشوروں کی بات کون سنے گا اور کون سننے دے گا؟ کیونکہ جہاں تک بھی ممکن ہوا میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ سب سے پہلے تو میں اسی دانشور کو ٹھکانے لگاؤں گا۔ بہت دیکھ لی اس کی دانشوری، میں آج ہی اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ ہاں بھائی، ورنہ اس راج دلارے ملک کو چلاؤں گا کیسے؟